तो देखिए चलिए देखते हैं। तो भाग एक जो है हमारा भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद, यहां पर अनुच्छेद भी याद रखिएगा। देखिए आगे पढ़ेंगे, वैसे विशेषता में आएगा ये बात, ठीक है, आगे डिटेल है मैं पढ़ूंगा। 22 को चलते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि उसके स्टेट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर जो है ना 4 तक, ठीक है, भाग 1 लिखा गया है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम अनुच्छेद जो है ना, अब तो देखिए पहले क्या था ना, पहले मैं ये बोल देता आपको कि अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक याद कर लीजिएगा, आगे मैं याद करा दूंगा। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अभी आपको ना पूरा अनुच्छेद याद करना पड़ेगा, है ना, जहां जहां पर उसकी मुसीबतें आएंगी। जैसे अभी पिछले बार जो है ना पीएससी में पूछा गया था कि न्यायालय में, ठीक है, जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का अनुच्छेद नंबर क्या है ना, ध्यान रखिएगा। जिला न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति का अनुच्छेद क्या है, नंबर पूछा था, सोच लीजिए। उसके बाद पूछा था कलेक्टर की नियुक्ति के संबंध में, है ना, अनुच्छेद क्या है, या कलेक्टर के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत वो कार्य करता है, ठीक है, मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत बातें पूछी गई है। तो समझ लीजिए कि कहीं से तो ज्वलंत मुद्दा को ध्यान रखिएगा कि अगर वो पूछा गया है या एग्जाम में पहले आया है तो ये बात पता होनी चाहिए कि पहले एग्जाम से आपने कुछ सीखा है और आपको वो बात याद होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आप पीवाईक्यू करते हैं, याद रखिएगा। पीवाईक्यू करने का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं और देन आप उसके हिसाब से आप तैयारी करना चालू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पीवाईक्यू मैं हूं और मेरे को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आपको क्वेश्चंस मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पहले आ चुका है और आप उसका ध्यान देंगे कि इस प्रकार से जो है आपको याद करना है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र सबसे पहली बार। अच्छा मैं एक और आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आप उसको उससे जल्दी याद कर पाएंगे, ठीक है। आप देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है ना तो एक सिनारियो जो है ना अपने दिमाग में तैयार किया जाता है ना। अगर आपको भाग याद नहीं हो रहा है दो के केस में याद हो रहा है तो फिर उसके लिए उस कहानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, देखिएगा। जब सबसे पहली बार जो है ना आप सोच लीजिए आप एक बिजनेसमैन है या फिर बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, आपने प्लान किया कि मैं एक बिजनेस तैयार करूंगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक बिजनेस तैयार करते हैं आप, है ना। ये बिजनेस है और बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बिजनेस है तो आप सोचेंगे कि जब मैं, अच्छा सबसे पहले जो है ना रात होगा ना तो आप सोचेंगे मैं अपने बिजनेस का क्या नाम रखूंगी या रखूंगा। सबसे पहले यही होता है ना, नाम रखने का प्लान करते हैं कि मेरा नाम कैसा होना चाहिए, क्या रोग लिखा रहेगा। देखा है आपने, रोग नाम का एक कंपनी है ना। तो रोग जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, याद रखिएगा, जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। रोग है ना मदरबोर्ड बनाती है अभी तो ऐसा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब सोचिए उसने क्या सोच के रोग नाम लिखा होगा, है ना। हमारे भारतीय समाज में रोग का मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है। तो लेकिन उसने जो है अपने आप में जो है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां एक से एक नाम रखती हैं जिसको सोच सोच कर ना आपने अलग ही अलग टाइप के मतलब फील आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझिएगा। तो सबसे पहले रात में यही होता है कि आप नाम रखने का सोचते हैं। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र जो है ना, ये जो क्षेत्र है आपने कमाया, एक कंपनी आपने खोली और कंपनी का सबसे पहले क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा पहला भाग ही बोलता है कि भारत को बनाने से पहले हमने उसका नाम रखा है भारत या इंडिया, है ना, ये हमारा नाम है। तो भाग एक में आपने हमेशा याद रखिएगा कि शुरुआत यहीं से हुआ है कि हमारा भाग जो है वो उस क्षेत्र का नामकरण करने से संबंधित है। और भाग दो जो है, ठीक है, अब भाग दो में चलते हैं, देखिएगा ऐसे करते जाएंगे ना कनेक्टिविटी बनेगी, आप ध्यान रखिएगा आपकी कहानी याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो देखिएगा भाग दो बोलता है भारत की नागरिकता 5 से 11, ठीक है, भारत की नागरिकता सिटीजनशिप याद रखिएगा। और ये 5 से लेकर 11 तक है, याद रखिएगा। तो देखिए सिटीजनशिप का मतलब यहाँ पर क्या है, भारत में रहने वाले लोगों की है, ठीक है। तो कंपनी में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि मुझे किसको किसको हायर करना है ना, कौन कौन यहाँ पर होगा। तो कौन कौन होगा, तो ऐसे एम्प्लॉय, यानी कि आप पहले पद डेजिग्नेशन ढूंढेंगे कि क्या क्या पद होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि मुझे मेरे को एक सेलर चाहिए, है ना, बच्चा अच्छा सेल्समैन चाहिए, या फिर जो है प्रोडक्टिविटी करने के लिए एक अलग ग्रुप चाहिए। फिर इस प्रकार से आपने डेजिग्नेशन तैयार कर दिया, उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपने उनको हायर कर दिया और ये तैयार हुआ आपकी नागरिकता, भारत में रहने वाले लोगों का, ठीक है। तो भारत में रहने वाले लोग जो है ना क्यों एम्प्लॉय टाइप से हैं, सरकार को पैसा देते हैं तब सरकार देश चलाती है, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय एक तरीके का, मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी और नागरिकता दोनों बराबर चलेगी इस समय, ठीक है। तो याद रखिएगा कंपनी बनाया आपने, कंपनी के बाद आपने क्या किया, एम्प्लॉय हायर कर दिया, ठीक है। तो कंपनी का नाम आया तो हम बोलेंगे भारत का नाम या संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन सा हिस्सा इसका होगा, ये आपने तैयार कर दिया। और दूसरा नागरिकता से कैसे संबंध कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉय से कर रहे हैं, ठीक है। तो दो याद हो गए आपको, है ना, नंबर याद कर चलेगा 5 से 11 इसके बारे में लिखा गया, ठीक है। फिर आपने बोला कि एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटी देंगे आप, ठीक है। एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटी दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो आपको बोलेगा आप चप्पल उतार के आइएगा अंदर, लेकिन वो लोग चप्पल पहन के घूमते हैं, है ना। उनके लिए स्पेशल कॉफी
कॉफी, हाँ, कॉफी मशीन होती है, आपके लिए पैसा लगता है ना? तो ये वो चीज़ें हैं यहाँ देखिएगा जहाँ पर उनको फैसिलिटी दी जाती है। स्पेशल उनको रात अगर वहाँ रुक रहे हैं तो स्पेशल एक सोने का रूम मिलेगा आपको, है ना? सोने का मतलब स्लीप के लिए, है ना? गोल्ड वाला रूम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है उनको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। मतलब फैसिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने यहाँ जिसको रखे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आप अच्छा फ़ील कराएँगे और एक प्रॉपर तरीके से आपने सिस्टमैटिक उनको जगह दिया हुआ है, फैसिलिटी दिया हुआ है, ठीक है? तो उसी तरीके से भारत में भी इनको 30 नंबर फैसिलिटी दे दी गई है और इसे बोलते हैं हम लोग मूल अधिकार, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा भाग 3 में आता है और इसे बोलते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है? तो मौलिक अधिकार क्या है? याद रखिएगा भारत में रहने वाले लोगों को कुछ फैसिलिटी दी गई है और उस फैसिलिटी के अंतर्गत जो है हमने देखा कि किस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? अच्छा, मौलिक अधिकार कभी-कभी जो है ना छीन भी लिए जाते हैं, आपने पता है। जैसे एम्प्लॉयी लोग से भी छीनते हैं, कभी-कभी सैलरी कम कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं एम्प्लॉयी के साथ, है ना? ज़्यादा छुट्टी मारने लगेगा तो क्या करेंगे? है ना? वैसे ही सेम चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। तो उस आधार पर जो है हमारे यहाँ जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है ना 12 से लेकर 35 तक पूरी फैसिलिटी को लिखा गया है, यानी नागरिकताओं को क्या-क्या फैसिलिटी मिलेगी, सब बातें यहाँ लिखी गई हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा 12 से 35, ठीक है? फिर से दोहराते हैं, पहला है भारत और उसके संघराज्य क्षेत्र, फिर है नागरिकता और उसके बाद है मौलिक अधिकार। ठीक है? अब आपको फैसिलिटी तो दे दी गई है, यहाँ पर इनको सारी फैसिलिटी दी गई है। तो इनकी इनका भी कोई, है ना? इनको भी समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है? एक कर्तव्य जो कंपनी आपके लिए कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। यानी कंपनी का जो मालिक होगा, जैसे आप कंपनी का मालिक हैं, तो अपने अपने एम्प्लॉयी को जो है ना कई बार दीपावली में गिफ्ट कर सकते हैं आप। लेकिन कर्तव्य टाइप का है वो, है ना? कि कभी आपके घर में मुसीबत आ गई तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर या एडवांस पैसा देकर आपको सेटल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे मालिक के ऊपर है। इस पर आप कोई जोर नहीं डाल सकते हैं। और यहीं पर आता है डीपीएस, है ना? तो डीपीएस यानी कि भारत के अंदर भी राज्य आपके लिए कर सकती है, बट आप जोर नहीं डाल सकते। ठीक है? लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देने का प्रयास करेगी। जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी ने देखा होगा आपने कि आप जो है कंपनी के बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे आपको थोड़ा-सा कंपनी के आने-जाने के लिए हो सकता है कई बार गाड़ियाँ दे देती है ना? एक बस लगा रहता है कि कंपनी तक आप एम्प्लॉयी पहुँचे, है ना? बड़ी-बड़ी सिटियों में आपने देखा होगा कि कंपनी की गाड़ी आती है, लोगों को उठा के लेकर आती है ना? छोड़ने जाती है। तो वो क्या है? कंपनी का कर्तव्य है भाई, है ना? मजबूरी नहीं है, कंपनी कार्ड ही नहीं देगी, बोलेगी ले बेटा पैसा रख ले और ऑटो से आ, कैब कर ले, ठीक है? तो ये बात ऐसा हो सकता है, याद रखिएगा। तो उसे कहते हैं हम लोग डीपीएस या फिर नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। छत्तीस से 51, ठीक है? भाग 4 याद रखिएगा, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। और ध्यान रखिएगा नीति मतलब क्या होता है? नीति शब्द सुना है नीति? पॉलिसी नहीं बोलेंगे, पॉलिसी जो होता है ना वो थोड़ा टाइट होता है। नीति का मतलब होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुबह उठ के माता-पिता के पैर छूइए, है ना? छूते हैं? नहीं ना? तो याद रखिएगा जो चीज़ें नीति में वो बातें आती हैं जो आपके लिए अच्छा होगा, है ना? अच्छा, ये सुबह उठ के माता-पिता के पैर छूने की बातें की जाती है ना? इससे क्या फ़ायदा होता होगा? हाँ, क्या होता है? डिसिप्लिन। सोच के देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज़, एक्चुअल में जो है ना ये चीज़ें डिसिप्लिन के लिए नहीं बनाया गया था। आपके व्यायाम का एक पार्ट है वो, है ना? जब झुक कर आप माता-पिता के पैर छूते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन सुबह का जो टाइम होता है, क्योंकि आपने जो है अपना ब्लड सर्कुलेशन जो है ना मेंटेन किया है सोकर, और आपने किस अवस्था में सोया वो आपको पता होगा, है ना? अब ऐसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को जाने और हर एक फंक्शन, अंगों के फंक्शन के लिए ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है। आपने नोटिस किया होगा सूर्य प्राणायाम या कई बातें, सूर्य नमस्कार आपने सुना होगा, ठीक है? उसमें से एक पार्ट जो है पैर छूना खुद का भी है, आपने देखा होगा उसमें, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमारे धर्म में, जो कि धर्म के अंतर्गत बातें लिखी गई थी, वो बातें कहीं न कहीं हमने अपने डेली नीति में डाल दिया, है ना? नीति में। तो नीति जो होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि कबीर के दोहे, रहीम की नीतियाँ, ऐसे कई बातें आती होती हैं। तो नीति का मतलब क्या होता है कि जो एक मनुष्य के लिए बेहतर हो, है ना? बेहतर हो। वो कर सके या ना कर सके उसके बातें नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पर पनिशमेंट वाली जगह नहीं है। कभी आपको किसी को प्रणाम करना है, आप नहीं किए तो कोई पनिशमेंट थोड़ी थप्पड़ मार देता है, नहीं मारता। तो उसका मतलब ये है कि नीति एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको करना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको बस बुरा ही समझेंगे, है ना? समझ लेंगे कि ठीक है, नकारा निकल गया तो क्या करें अब ऐसा, ठीक है? तो लेकिन क्या होगा कि नीति का मतलब होता है कि जब हम इस बात को देखते हैं, नीति जैसी चीज़ों को देखते हैं, तो वो क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर आपके लिए जो भावना व्यक्त करता है या भावना जो आती है, उससे हम एक समाज को निपुण, और जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे सोच देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, मतलब आपके सामने से गुजरता है और आप डेली उसको प्रणाम कर देते हैं, है ना? जब आप उसको डेली प्रणाम करते हैं और किसी दिन आप भूखे रह जाइए, आपको अपने घर ले जाएगा, जबकि आपकी पहचान भी उससे नहीं है। एक्चुअल सोच के देखिए,
कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेली-डेली जो आपको देख रहा है ना, उसके अंदर आपके लिए जो भावना उसके अंदर विकसित हो रहा है, उस नीति के कारण हो गया। है ना? तो नीति इस प्रकार से धीरे-धीरे काम करता है। मतलब जस्ट लाइक कि एक ऐसा डोज़ है ना? मतलब लंबे टाइम पर फिर आपको काम करेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाने छोड़ देगा। ठीक है? तो एक प्रकार से आपके शरीर के लिए और कई चीज़ों के लिए जो है ना, ये अच्छा हो जाता है। ठीक है? तो बात समझेंगे कि राज्य के नीति नेतृत्व का मतलब होता है राज्य आपके लिए करेगा सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, है ना? बिजली की व्यवस्था, प्रॉपर तरीके से आपके जीवन के लिए एक अच्छा जीवन देने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर ये संभव हो तो, है ना? वरना जसपुर में जाइए, पहाड़ पर रहिए और बोलिएगा मेरे को चाहिए रेलगाड़ी, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, सरकार ने बोला। ठीक है? तो नीति का मतलब ये है कि सरकार जितनी मशक्कत करके आप तक जो चीज़ें पहुँचाना चाहेगा, पहुँचाएगा, बट नहीं पॉसिबल है तो आप लड़ेंगे नहीं सरकार से। ठीक है? जैसे पेरेंट्स जितना पैसा कमाते हैं, अब पूरा खर्च आप ही के ऊपर कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं, नहीं जाओ डकैत करके लेके आओ, तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है? तो उस जगह पर जो है ना, वो जितना आपके लिए कर सकते हैं, जितना उनकी क्षमताओं की करेंगे, ये नीति है। आप ऐसा नहीं कि उनके लिए पनिशमेंट निकाल दें फिर उसके लिए, ठीक है? तो वही बात होती है यहाँ पर कि डीपीएस जो है, ये दर्शाता है किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को यानी कर्तव्य को और कर्तव्य का मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जो आपको करना चाहिए था। ठीक है? करना चाहिए था बट नहीं हो पाया तो अलग बात है। लेकिन आपने क्या उसके पीछे मेहनत किया या उसके लिए वो चीज़ें दिखाई कि हाँ, मैंने किया था बट नहीं हुआ। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है ना 10th में, तो उनके माता-पिता देख रहे होते हैं कि बेटा मेहनत तो बहुत करता है बट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है। लेकिन यही बात कि डेली घूम कर आता है और नहीं पास हुआ तो फिर तो सुटाई होगा ना। क्योंकि वो चीज़ तो दिखता है उनको कि पढ़ता ही नहीं है तो कहाँ से होगा, ठीक है? तो पैसा बर्बाद हो रहा है केवल। तो ये बात जो चीज़ है ना राजनीति नेतृत्व में आते हैं, ठीक है? अब यहीं पर क्या किया गया कि यहाँ पर 4 क के साथ एक नया भाग जोड़ा गया। या देखिएगा 4 ए कह सकते हैं या फिर 4 क कह सकते हैं। इसको बोलते हैं मूल कर्तव्य। और जब मूल कर्तव्य बनाया गया था, याद रखिएगा मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो उस मूल कर्तव्य में जो है ना, आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी कि इसके अंतर्गत जो है ना, आप इस बात को देख सकते हैं कि शुरुआती समय में जो है ना, सरदार जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार याद रखिएगा, है ना? तो सरदार जी ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो बोला कि 10 कर्तव्य कम से कम इंसानों को मानना चाहिए। ठीक है? बाद में फिर शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया इसमें, तो टोटल 11 अभी आपके पास मूल कर्तव्य हैं याद रखिएगा। ठीक है? तो पहले 10 था, फिर उसके 11 हुए लेकिन आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 51 क में इससे जोड़ा गया है। ठीक है? तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 याद रखिएगा। ठीक है? पहले 10 था पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मूल अधिकार कितने मूल कर्तव्य थे पहले? तो पहले 10 थे और अभी वर्तमान में 11 हैं याद रखिएगा। ठीक है? तो मूल कर्तव्य का मतलब यहाँ पर क्या-क्या है? जैसे मूल कर्तव्य पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना, है ना? जैसे रेलगाड़ी में बैठे हैं तो छेद ना कर दें। क्योंकि लोग एक से एक लोग हैं, है ना? एक टाइम था सोचिए कि रेलगाड़ी के ना बल्ब तक निकाल लेते थे लोग। मतलब इतने टैलेंटेड लोग, जाली लगा हुआ है ऊपर से पूरा का पूरा और बल्ब अंदर का गायब है। ठीक है? तो ऐसे थे हमारे लोग, हम भारतीय लोग, है ना? स्पेशली याद रखिएगा और सबसे ज़्यादा खतरनाक थे यूपी और बिहार की सरकार के साथ ऐसा होता था। है ना? यूपी और बिहार में ना एक से एक लोग रहते थे, है ना? और साफ-साफ लिखा होता है कि ट्रेन पे चढ़ते वक़्त जो है धूम्रपान निषेध है ना? सिगरेट नहीं पीना है। लेकिन सिगरेट पीने का मज़ा ट्रेन में ही आता है लोगों को, है ना? और दरवाजे पे खड़े होकर स्पेशली, ठीक है? तो वो एक अलग टाइप है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी को साथ-साथ जो है ना दूसरे को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे कई बार ऐसे घटना घट जाती है जब आगजनी हो जाती है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो उस जगह पर ये बातें लिखी जाती है कि आपको पेड़-पौधों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है ना? अपने आस-पास को साफ-सुथरा रखने का प्रयास करना है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी इमारतें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। अब लोग क्या है कुछ नया बन रहा है उसमें नाम लिख दे रहे हैं, दिल बनाकर नाम लिख दोस्त का नाम लिख दिया, ठीक है? तो जनरली जो है ना हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे लोग भी आते थे, ठीक है? कि जैसे सीमेंट का कुछ काम हुआ है ना? जैसे ही हुआ है सरकार ने कोई काम किया है तो वहाँ छाप छोड़ना है ना? और उस तरीके से और वो तो छोड़िए पेड़ को खोद-खोद कर नाम लिखते हैं लोग, है ना? तो ये चीज़ें जो है ना सरकार ने बोला कि आपका मूल कर्तव्य है कि पेड़ों की रक्षा करना है, ना कि पेड़ पे नाम लिखना है। ये चीज़ें जो है लोग हमारे यहाँ करते आ रहे थे और इस बात को देखते हुए वो कर्तव्य के तौर पर देखा गया, ठीक है? अब कर्तव्य के तौर पर राष्ट्रगान कई बार राष्ट्रगान बजता है तो इधर लोग नाचने लग जाते हैं। कई बार तो केस हो गया, कई लोगों को देखा होगा आपने, ठीक है? तो चूँकि हमारे यहाँ एक और अमेंडमेंट है जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो सिंबल हैं, उन सिंबल को अगर आप नुकसान पहुँचाएँगे तो कर्तव्य से बाहर निकल गए आप और आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत की के समय जो है उनकी इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसको अलग से जो है ना एक अमेंडमेंट के साथ जो है कानूनी क्षेत्र में भी रखा गया है। इसलिए जो है उस कानून के तहत आपको पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है? तो इस जगह पर जो है हमारे यहाँ क्या दिया गया, मूल कर्तव्य 4 का में जोड़ा गया है, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, ये सारी कंपनियों के साथ जुड़कर चल रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, कंपनी के हिसाब से हमारा काम चल रहा है, ठीक है? अब 5वां जो है, ये सीधे से आता है देखिए सरकार, है ना? यहाँ से शुरू होता है सरकार का काम। देखिए, यहाँ तक आपने देखा 1 से लेकर 4 तक में जो है, आपको क्या मिला? 1 से लेकर 4 तक में मिला कि आप किसी कंपनी को स्टार्ट कैसे किया, उसमें कौन-कौन हायर हुआ, नागरिकता, उसको क्या-क्या फैसिलिटी दी, मौलिक अधिकार और उसके बाद कंपनी का आपके प्रति क्या कर्तव्य है, वो आ गया आपका डीपीएस और आपका कंपनी के प्रति क्या अधिकार कर्तव्य है, ये आ गया मूल कर्तव्य।
याद हुआ यहाँ तक 4-5 बातें, ठीक है? इधर से आपको याद रखना है, देखिए 51 तक पहुंच चुके हैं, 395 तक कैसे पहुंचेंगे देखिए आपको आसानी से पता चलेगा, ठीक है? अब यहाँ से देखिएगा ना, यहाँ से सरकार स्टार्ट होता है, तो देखा होगा आपने कि सरकार यानी गवर्नमेंट जो होता है, ये विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपका एक बॉस होगा, उसका एक बॉस होगा, दिल्ली में बैठा हुआ उसका एक बॉस होगा, जो अमेरिका में बैठा हुआ उसका एक बॉस होगा, है ना? ऐसे सरकार बदलती रहती है। तो आपकी छोटी-छोटी बातें जैसे कि आपका टाइम शिफ्ट, मुझे आज रात का शिफ्ट नहीं चाहिए, आप अपने बॉस से बोल सकते हैं या अपने मैनेजर से बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसी प्रकार से अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग सरकार होते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से जो है ना हमारे पास लगभग 5 सरकारें हैं, याद रखिएगा। आपको याद करते चलना है हर क्षेत्र की सरकारें कौन-कौन सी हैं, ठीक है? और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, देखिएगा। आप लगातार सरकार करते जाइए, 4-5 सरकार को आपको याद करा देता हूँ, देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले 5वां जो है ना आपका ये कहलाता है सरकार संघ की सरकारें, यानी सबसे बड़ी सरकार सबसे पहले संघ की सरकारें, ठीक है? यानी यूनियन गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारा संघ की सरकारें हैं, और इस सरकार के अंतर्गत जो है आपको याद रखना है कि कार्यपालिका, संसद ये सब कुछ आते हैं, हम बाद में डिटेल करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा संघ की सरकारें भाग 5 के अंतर्गत होता है, ठीक है? और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 52 से स्टार्ट होता है, 251 तक चलता है, याद रखिएगा। मतलब काफी बड़ा हिस्सा इसी के पास है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी के पास है, सबसे बड़ा हिस्सा, है ना? उसके पार्ट छोटी-छोटी बातें हैं यहाँ पर जो आपको याद रखना है, लेकिन यहीं पर सारी बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका देश कैसे चलता है, वो सारी बातें कहाँ पर है? संघ की सरकारों में है, ठीक है? तो इतना याद रखिएगा 52 से 251 तक, ठीक है? मतलब यहाँ तक जो है काफी बड़ा हमारा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है? 52 से अच्छा 151 तक है ना, 251 नहीं, 151, ठीक है? 151, ठीक है? इसके बाद आता है देखिएगा दूसरे नंबर पे से छोटी सरकार कौन सी सरकार होती है? राज्य की सरकार होती है। तो भाग 6 के अंतर्गत राज्य की सरकारें, ठीक है? और ये स्टार्ट होगा कहां से? 152 से 337 तक, ठीक है? 152 से 23, अच्छा माफ कीजिएगा, फिर से ज्यादा जा रहे हैं अपन, 237 तक, 237, ठीक है? तो ये दो बातें क्लियर हुआ आपको कि संघ की सरकारें केंद्र वाले सारे काम, राज्य सरकार करे राज्य के सरकार का पूरा काम, ठीक है? जैसे इनमें विधानसभा, है ना? जो जितने भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब कुछ जो है इसी के अंदर आता है। मतलब 3 पार्ट याद रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे देश का 4 पिलर होता है, केंद्र के लिए केंद्र का पिलर और राज्य के लिए राज्य का पिलर, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। तो ये 6 आपको याद हो गए, है ना? तो 6 आपके पास आ गए। अब देखिएगा 7वां, है ना? भाग 7, देखिएगा भाग 7 जो है ना, ये उस टाइम पे बनाया गया था जब हमारे यहाँ क्या थी? देसी रियासतें थी, है ना? देसी रियासत था हमारे यहाँ। तो आपने पढ़ा था कितने सारे देसी रियासतें थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही जो है हमारे पास 14 देसी रियासत थे, ठीक है? उन 14 देसी रियासतों में सरकार हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे। तो राजा के हिसाब से भी चीजें चलनी है, उनके लिए भी तो नियम लिखना है, वो गड़बड़ ना कर दें। तो उस टाइम पे राजा थे, बट अभी राजा नहीं है, तो इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। तो ये खत्म हो गया, याद रखिएगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ जो है भाग 7 का जो राज्यों के संबंधित खंड थे, ठीक है? उसको निरस्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। और ये आता है 238 के अंदर, और इसको बोलते हैं क्या करना? निरस्त भाव, सुना होगा आपने, ठीक है? हैरी पॉटर के अगर फैन होंगे आप तो, ठीक है? तो याद रखिएगा ये हटा दिया गया हमारे यहाँ से, ठीक है? अब देखिए जैसे ही जो है इसको हटाया गया, उसके बाद देखिए ये भी एक सरकार थी, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सरकार 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 खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी तक लगातार लाइन में सरकार 22 में तो 5 सरकार ही है, ठीक है? तो बहुत आसान होगा, आपको इसको याद कर लेना, ठीक है? अब देखिएगा उसके बाद जो है जब हम लोग पहुंचते हैं फिर से सरकार के पास, यानी भाग 8 के पास, तो याद रखिएगा हमारे पास जो है ना यूनियन टेरिटरी भी है, इसको भी तो सरकार चाहिए। हमने संघ की सरकार की बात की, संघ की सरकार डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी पर वो कंट्रोल नहीं करती है, वो अपने लिए अलग नियम बनाती है ना? कि कोई क्षेत्र जब संघ राज्य क्षेत्र बनेगा या यूनियन टेरिटरी बनेगा तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पर सरकार लिख दिया, यूनियन टेरिटरी की सरकार या गवर्नमेंट, याद रखिएगा भाग 8 में, ठीक है? इसे बोलेंगे संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, ठीक है? संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें भाग 8 के अंदर। तो याद रखिएगा यहां से संघ राज्य क्षेत्र आ जाता है, और ये आपका 239 से स्टार्ट होता है, और आपका जो है 242 तक, 242 तक, याद रखिएगा, है ना? तो 4 अनुच्छेद जो है इसके अंदर आते हैं, याद रखिएगा, है ना? यूनियन टेरिटरी के लिए। तो ये बहुत आसान सा हो गया, ठीक है? देखिए कितने सरकार हो गए अभी हमारे पास? 4 सरकार हो गया। अब भाग 9 आता है ना? और 9 में है आपका पंचायत, ये भी एक सरकार है ना? पंचायत की सरकारें,
तो पंचायत की सरकारें जो है इसके अंतर्गत शामिल है, या पंचायतें आप कह सकते हैं। और ये तो आपने पहले भी सुना होगा कि पंचायत जो है 243 से स्टार्ट होता है ना, और 243 क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो 243 से 243 अड़ा तक, है ना। यानी आप याद रख सकते हैं 16 अनुच्छेद है, एबीसीडी करके 16 नंबर पर ओ के बाद एक अनुच्छेद, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसको अगर चाहें तो आप ओ भी कर सकते हैं, क्या रखिएगा 243 ओ तक, ठीक है। टोटल, है ना। तो ध्यान रखिएगा पंचायत के अंतर्गत भी बहुत सारी सरकारें आती हैं, है ना। नौ का नौ ख इस तरह से आता है, याद रखिएगा। पंचायत के अंतर्गत भी सरकारें आती हैं, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब देखिए भाग 10 जो है ये भी एक प्रकार की सरकार होगी, क्योंकि बोला कि गांव की सरकारें यहाँ पर आ गई, शहर की सरकारें कहाँ जाएंगी, तो नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, ठीक है, म्युनिसिपल। तो याद रखिएगा म्युनिसिपल के अंतर्गत जो है आपको फिर से इसके अंतर्गत जो नंबर डालना है, याद रखिएगा। इसी को कंटिन्यू करेंगे ना, ओ के बाद से वाला कंटिन्यू होता है, इसमें अलग से कंटिन्यू नहीं होता, ओ के बाद से कंटिन्यू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस जगह पर जो है आप 243 त से, है ना, पी से स्टार्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है 243 छ तक। तो जब ये खत्म हो जाएगा ना, प से खत्म हो जाएगा, प के बाद से वाले से लिस्ट से, और फिर यहां तक पहुंचेंगे, याद रखिएगा लगभग 29 के आसपास जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। 29 इंग्लिश वाले में घुमाकर वापस लाना पड़ेगा आपको, 29 से थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अनुच्छेद पर फोकस नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ फोकस कर रहे, तो इधर ज्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ तक पहुंचे तक मैं आपको याद करा ही दूंगा इसको, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 10वां नंबर, है ना। तो 10वें नंबर तक याद हो गया होगा आपको। अच्छा माफ कीजिएगा, ये हम लोग इसी के पार्ट में पढ़ रहे हैं ना, 9 क में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, इसको 9 का पढ़ रहे हैं, ठीक है। पंचायत, पंचायत का अभी एक पंचायत और आएगा इसके अंदर, याद रखिएगा 9 ख भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी क्या होता है कि कई बार हमको ये याद करना होता है, ठीक है। हाँ, कौन, हाँ, त, जैसे ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, मतलब जैसे ये जो है त जो है ये स्टार्ट खत्म होता है अड़ा पे, यानी ट ठ ड ढ ड़, और अड़ा के बाद त से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 15 तक काउंट हो जाता है, 15 तक, ठीक है। तो 15 के बाद जो ये आएगा, याद रखिएगा, ओ जो होता है वो 15 में होता है ना, पी होता है 16 में, तो ये पी से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पी से, क्यों पी से, क्योंकि इसमें आते टोटल आर्टिकल 16 है। तो एक जो नाम होता है, जैसे 243 एक होगा, है ना, 243 एक होगा, फिर 243 ए बी इस तरीके से चालू होगा, तो वो एक अकेले जो है ना, जहां से ए चालू हो रहा है उससे एक पहले एक और आता है, इसलिए टोटल 16 होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो नगर पालिका को याद रखिएगा 9 क में आता है इसके बाद। ठीक है, तो 10 तक जो है 10 तक हम याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 9 तक का हो गया, क्लियर हुआ 9 का तक, ठीक है। हालांकि 9 ख भी आता है इसमें, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती आपके लिए, ठीक है। हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं 10 पे, देखिएगा। ठीक है, पर्टिकुलर जो है ना हमारे यहाँ एक सरकार दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र की सरकारें, ठीक है। आपको नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ कुछ नियम उस क्षेत्र पे लागू नहीं होते जहां पर एसटी एससी जनसंख्या सर्वाधिक है,
ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जैसे कि आपका जो असम वाला क्षेत्र है, असम वाले के आसपास जो राज्य है, वहाँ के कुछ नियम कानून जो है ना हमारे संविधान से नहीं चलते हैं। ठीक है, इवन पहले आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के भी कुछ नियम हमारे नहीं चलते थे ऐसे जगह। ठीक है, तो उनको स्पेशली जो जगह दिया गया था या ट्रीटमेंट था वो कहीं ना कहीं यहीं के आसपास से दिया गया था। क्या देखिएगा, हाँ, वो तो बहुत छोटी बात है ना, वो बहुत छोटी बात है। नियम कानून संविधान के हिसाब से, जैसे कि वो अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो संविधान में पनिशनेबल है, ठीक है, तो फिर उनको पनिश नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम याद रखिएगा जहां पर उनके लिए अलग से सहूलियत दिया गया है। ठीक है, तो उस जगह पर जो है हमको इस आर्टिकल को पढ़ना पड़ता है, इस जगह को पढ़ना पड़ता है, पार्ट को। नहीं तो नहीं नहीं, ये मारने पीटने वाला जो चीज है ना, ये तो बहुत छोटा बात है, मैं बता रहा हूँ फिर से। ठीक है, उससे बड़ी बात क्या होती है, संविधान देखिए सिर्फ मारने पीटने से नहीं होगा। संविधान का मतलब है कि आप राज कर सकते हैं, अपने क्षेत्र पे राज कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्षेत्र पर कानून बना सकते हैं, अपने लिए अपने लोगों के लिए कानून बना सकते हैं। भारत सरकार कानून को मानने से मना कर सकते हैं, ये मारने से ज्यादा बड़ा बात है। सोचिए, देखिए कि आप जो है ना एक ट्राइब्स के नेता हैं, एक ट्राइब्स के नेता हैं, और उस नेता के आधार पर जो है ना आप बोलेंगे कि हमारा ट्राइब्स ऐसे जीवन जीना चाहेगा, तो भारत सरकार को बात माननी पड़ेगी उस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर आता है बात। ठीक है, हाँ, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में आप निवास करते हैं। ठीक है, तो उस जगह पर जो है ना एसटी एससी की सरकार का मतलब है कि आप उन सभी रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, उस सभी कल्चर्स को अपना सकते हैं जो कल्चर्स आपके पुराने कल्चर्स हैं, है ना। भारत सरकार उस पर किसी प्रकार का संविधान के तहत आपका बैन नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैन है ना, पेड़ नहीं काट सकते, जानवरों को नहीं मार सकते, कई चीजें बैन है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर बैन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इनके अंतर्गत याद रखिएगा आपके यहाँ जो है भाग 10 के अंतर्गत जो है ना 244 से लेकर 244 ए, 244 से लेकर 244 ए तक या अ तक जो है, यहाँ पर क तक, है ना, ये चीजें लिखी गई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कंपनी बनकर हमारी तैयार हो गई, सरकार बैठ गया, पूरे के पूरे इतने सारे सरकार हैं, याद रख लीजिएगा। 5 से लेकर मैंने बताया था, हाँ, पूरे के पूरे ये सरकार है, डिपार्टमेंट नहीं। डिपार्टमेंट तो अभी आएंगे आगे, है ना, यहाँ से डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है, 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक सरकार याद हो, 10 याद हो रहा है आपको, है ना। पहले नंबर पे क्या है, भारत का, ठीक है, भारत एवं संघराज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत किसको बोलेंगे कि भारत का एक संघराज्य क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा क्या है, नागरिकता। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार। चौथा क्या है, नीति निर्देशक या डीपीएस बोलने ज्यादा सरल लगेगा, है ना, लेकिन उसका मतलब पता होना चाहिए, है ना, वरना पता डीपीएस डीपीएस बोल रहे हैं, पता है मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो याद रखिएगा डीपीएस या नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और उसके बाद 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य अलग है ना, अधिकार अलग है और कर्तव्य अलग, याद रखिएगा। ठीक है, तो मूल कर्तव्य 4 क में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, 5 में संघराज्य। ठीक है, छोटा करते जाइएगा, है ना, याद आता जाएगा। उसके बाद 5 6 में क्या है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 7 क्या है, देसी रियासत। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो है ये बैन हो गया है, याद रखिएगा। तो 7 को हटा दिया गया, 8 क्या है, हाँ, यूटी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की सरकार है, गवर्नमेंट। ठीक है, 9 क्या है, पंचायत है। ठीक है, 9 का क्या है, नगर पालिका। ठीक है, म्युनिसिपल, है ना। 10 क्या है, स्टेट सरकार है। देखिए, याद हो जाएगा, बस एक बार आपको दोहराना है। चलिए, यहाँ से देखिएगा, इसके बाद में आपके काम का चीज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपके एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, यूपीएससी वाले को भी नहीं पूछते, है ना, मतलब यूपीएससी पढ़ने का भी इसमें जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको मैं जहां लेकर जा रहा हूँ वहीं जाइएगा, अपने मन से पढ़ेंगे तो अपना दिमाग खुद खराब करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो है आप उसी बेस पर ध्यान दीजिए कि जहां पर क्वेश्चंस का वैल्यू होता है, राष्ट्रपति के बारे में बहुत वैल्यूज क्वेश्चंस होते हैं, उपराष्ट्रपति की वैल्यूज बहुत होती है, यानी कि राज्यपाल की वैल्यूज बहुत है, तो उन पर ज्यादा फोकस, मतलब आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है भाग 5, सबसे ज्यादा ध्यान वाला। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं उसके पॉइंट्स को कम करता चला जाऊं तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार आपको याद होना चाहिए पूरे प्रॉपर तरीके से, हर एक पार्ट के सब क्लॉज का नंबर और साथ ही साथ उसके डिटरमाइन, है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको डेफिनेशन के साथ याद रखना होगा, कौन सा मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल कर्तव्य खेलते खेलते याद कीजिए, वो बड़ी बात नहीं है, आप एक बार खेलेंगे उसके साथ तो वो उससे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, तो छोटे छोटे चीजें जैसे कि भाग 1, है ना, ऐसे याद कर लिया। नागरिकता का अभी अधिकार बहुत वैल्यू कर रहा है, तो आपको नागरिकता को थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ अच्छे से याद करना है कि नागरिकता के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है और सरकार ने क्या क्या चीज लागू की है करंट अफेयर के साथ। ठीक है, देखिएगा आपका हर चीज याद हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका बनने वाला है। फिर इसके बाद अब जो बच गया है या जो पार्ट है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, जो एडिशनल क्वेश्चन है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और भाग हम 22 तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आज की क्लास फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका भाग 11। भाग 11 जो है ना ये बोलता है कि 10 तक आपने सबको अलग कर दिया है। ठीक है, तो जोड़ने का मतलब है कि संघ और राज्य के मध्य संबंध। ठीक है, संघ व राज्य के मध्य संबंध। संघ और राज्य के मध्य के संबंध का मतलब होता है कि अभी तक आपने पूरा का पूरा राज्यों को अलग किया, सबको अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है
चलिए, तो संघ और राज्य के मध्य संबंध जो है ना? इससे हम ये देख पाते हैं कि संघ और राज्य के मध्य क्या कनेक्शन है। जैसे हम समवर्ती सूची को देखते हैं, तो अभी आप जब अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो 7 नंबर वाली जो अनुसूची होगी उससे आप पढ़ते हैं कि दोनों का अलग-अलग सब्जेक्ट दिया गया है, कि तुम भैया लड़ाई मत करना, तुम उधर देख लो अपना, तुम उधर देख लो अपना। लेकिन कुछ बात है कि जब मनमानी करना चालू कर देगा राज्य, जैसे अभी आपने नौ एक बड़ा केस सुना होगा, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? तमिलनाडु पुलिस के बारे में? हाँ, सीधे से डेथ कंसीडर कर दिया गया उनको, ठीक है? मतलब सीधे डायरेक्ट वर्डिक्ट कर दिया गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 पुलिस वाले को सीधे फांसी जब मारने की बात की गई है ना? इससे पहले तक अभी तक भारत में ऐसा केस नहीं आया था, जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या में पुलिस को सीधे फांसी दे दी जाएगी। पुलिस ऑन ड्यूटी, है ना? उसने जो काम किया है, उसके विरुद्ध ऐसा हुआ है। तो वो समझिए ऐसी चीज़ें जो है ना, बहुत मतलब स्पेशल हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना, कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को जो है, अपने जेल के अंदर नहीं मारेगा। है ना? ये घटना घटी थी आपको पता होगा कोरोना के टाइम पर। कोरोना के टाइम पर जो 2 दुकानदार जो है ना बाप बेटे, है ना? तमिलनाडु में क्या हुआ था कि तमिलनाडु में 2 बाप बेटे कोरोना के टाइम पर दुकान मोबाइल शॉप है उनका और खोलकर जो है ना 10 बजे तक शायद रुक गए थे या कुछ ऐसा टाइम था जो कि बैन होने का टाइम था। उस समय दुकान को ज़्यादा समय तक नहीं खोल सकते थे। लेकिन वो खोल कर बैठे हुए थे जिसके कारण जो है उनको आए और लेके चले गए और वहीं जो है इतना मारे मतलब जेल के अंदर इतना मारे उनको कि उनकी मतलब मौत हो गई, डेथ हो गई। है ना? अब इसके विरुद्ध जो है एक महिला है याद रखिएगा, है ना? एक महिला है जिन्होंने इस बात को रोका, देखा, मना किया लेकिन उसकी बातें कांस्टेबल थी। अ, तो वो जो है बाद में अभी सोचिए उनके उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि पुलिस वाले जबकि कांस्टेबल है वो छोटे पद पे हैं और उन्होंने क्या किया न्यायालय में जाकर सबके सामने सब कुछ बता दिया, एक-एक बातें बता दी कि कब 2 मिनट में क्या हुआ था, उसके बाद कौन-कौन आया, किसने किसके मारा, कैसे मारा वो सब कुछ 9 लोगों को जो है सीधे से जो है डेथ वर्डिक्ट दे दिया गया। ठीक है? ये बड़ी केस है मतलब एक बहुत बड़ा बात है, जिसके लिए कई लोग मानते हैं कि उस महिला के ऊपर कितना प्रेशर था, कितना दबाव था अपने डिपार्टमेंट का, अपना हर एक चीज़ का लेकिन उसके बावजूद जो है उसको कहीं न कहीं शौर्य का पुरस्कार देना चाहिए। मतलब मैं इस बात को मानता हूँ कि इतनी बड़ी वैल्यू किसी महिला के अंदर जो है ना क्योंकि उसको बहुत सारा टेंशन था और वो बहुत आसानी से बात छोड़ सकती थी कि मुझे नहीं पता। बहुत आसानी से, क्यों? क्योंकि पुलिस वाली है पहला चीज़, पुलिस, है ना? दूसरा कि वो आसानी से ये बात मान सकती थी कि मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में क्योंकि उसको उसके बदले जो है पुलिस वाले कहीं न कहीं एक अच्छा ऑफर देते, है ना? उसने वो सब कुछ छोड़कर जो है न्यायालय में जाकर अपनी गवाही दे दी और ये बहुत बड़ा बात है ना? मतलब लोगों को इसी तरीके से ईमानदार होना चाहिए क्योंकि लोग जब किसी की डेथ के साथ अगर अपना इमोशंस नहीं कनेक्ट कर सकते ना, तो मैं समझता हूँ वो इंसान ही नहीं है ना? और वो लोग 9 लोग जो कि मार के चुपचाप बैठे थे पुलिस, है ना? पुलिस बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत सारा अधिकार आ चुका है और आप किसी को मार सकते हैं। है ना? दोनों बाप-बेटे की मतलब हत्या का कारण बना। तो ये एक घटना थी याद रखिएगा। हाँ? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हाई कोर्ट ने दिया है ना, तो कहीं न कहीं मामला संगीन है, ठीक है? मतलब आप समझ के देखिए सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, मान लेते हैं चलिए सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, ठीक है? या सुप्रीम कोर्ट कोई अलग प्रकार के पैटर्न को समझने का प्रयास करेगा, कैसे घटना घटी है। लेकिन हाई कोर्ट की बात इतनी जल्दी नहीं कटता है ये। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको काट देगा, ऐसा नहीं है। दोनों की जो डेथ हुई है ना? उसके बदले क्या? उसके बदले क्या मिलेगा? या एक जो देखिए एक बात बता दूँ आपको मैं, हाई कोर्ट जो है ना किसी बात पर ऐसा थोड़ी खेलते-खेलते हाई कोर्ट बोलेगा कि नहीं फांसी लटका दो, ऐसा ऐसा नहीं है। एक लंबा केस चल रहा होगा, एक लंबा टाइम चलता है, सोचिए 2019 की घटना है ना? 19 के बाद 2020 की। 2020 के बाद जो है ना ये घटना अभी 2026 में फाइनल हुआ है ना? हाँ, तो समझिए 5 साल कोई केस चल रहा है और उसके बाद ये घटना हो रही है, मतलब बहुत सारे सबूत आए हैं बीच में, है ना? सबूत मैच किए हैं, तब जाकर देखिए बिना सबूत देखिए जब क्या होगा कि मैं जाके बोल दूँ कि सर ऐसा-ऐसा हुआ था या ये घटना हुई थी, लेकिन मेरी बात से वो सबूत मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं मिलेगा उन लोगों को, है ना? 10 साल या 5 साल की सज़ा दे के छोड़ देंगे। लेकिन जब मेरी बात और वो सबूत बिल्कुल 100 टू 100 मैच करे, तो तब जाकर जो है ये बातें बहुत खतरनाक हो जाती हैं। और यहाँ पर पुलिस ने यही किया है याद रखिएगा। मतलब जो आपकी महिला थी, उसने पूरी एक-एक बातें बताई है इस बात को लेकर, ठीक है? तब जाकर यहाँ तक मामला क्या हुआ है, ठीक है? हाँ, वो काफ़ी रिस्क में उसके बाद भी रिस्क में है ना? चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा भाग 11 245 से 263 245 से 263 जो है, इसका अनुच्छेद है याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद आता है भाग 12 वित्त, संपत्ति, वाद, ठीक है? फाइनेंस याद रखिएगा, वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, है ना? संविदाएँ भी है इसमें और वाद। ये भाग 12 में है, जिसको आपको कभी ज़िंदगी में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप उस फील्ड में नहीं जाते हैं तो, ठीक है? मतलब ये पर्टिकुलर फील्ड या डिपार्टमेंट के लिए याद रखिएगा, आप समझ सकते हैं कंपनी में हम डिपार्टमेंट के साथ पहुँच रहे हैं अब धीरे-धीरे, ठीक है? ये है डिपार्टमेंट को जोड़ने वाला मेन डिपार्टमेंट, जो सभी डिपार्टमेंट जोड़ेगा, उसके बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आ रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, ये भाग 12 के अंतर्गत आता है याद रखिएगा और इसके अंतर्गत क्या है फाइनेंस है और आपको याद होगा
कि जब मैंने बताया था कि अभी संपत्ति का अधिकार हटाया गया मौलिक अधिकार से, यही जोड़ा गया है, याद रखिए, वो संपत्ति का 300 क में जो है इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आता है 264 से 300, 264 से, हाँ ये दोनों अलग अलग हैं। संविदाय मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, और वाद मतलब होता है मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे कुछ पैटर्न या फिर पैटर्न के अंतर्गत आने वाले कुछ भी फैक्ट है ना, उनको यहाँ रखा गया है। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड, हाँ ठीक है, तो वो सभी जैसे वित्त क्या हो गया, फाइनेंस, कैश हो गया, मतलब फाइनेंस ये भी है। संपत्ति क्या है, पूरा का पूरा एसेट्स है, यहाँ पर एसेट्स आएगा इसके अंदर। ठीक है, समुदाय का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के नियम कानून आपने सुना होगा कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे करेंगे, है ना, वो सारे नियम क्या है, तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेस लिखा गया है इसके अंदर। ठीक है, और फिर वाद आता है इसके अंदर, यानी कि फैक्ट्स आते हैं उसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा भाग 13, भारत का व्यापार, भारत के अंदर व्यापार, है ना, भारत के अंदर या भारत का व्यापार आप ऐसे कह सकते हैं। तो भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो कंपनी के अंदर जो है ट्रेड होने वाला डिपार्टमेंट याद रखिएगा, भाग 13 के अंतर्गत 301 से लेकर 307 तक आता है, 301 से 307। ठीक है, इसके बाद 14 आता है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। तो यूपीएससी का एग्जाम जो आप देते हैं वो यही इसी नियम के अनुसार देते हैं, याद रखिएगा, जो जितने भी यूपीएससी पीएससी आता है सब इसी में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आता है 308 से 323। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा 14 का, है ना, यहाँ पर एक नया चीज जोड़ा गया है 14 का में, क्योंकि क्या होता था कि संविधान में जितनी बातें लिखी जा रही थी एक लिमिट हो जा रही थी, तो हमें चाहिए था कि कोई ऐसी कमेटी या ऐसा ट्रिब्यूनल बन जाए जो कि इनसे हटकर हम काम कर सके। फॉर एग्जांपल देखिए, नागरिकता के बारे में भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 लिखा गया है कि क्या नागरिकता इतने में लिखा जा सकता है, केवल नहीं लिखा जा सकता, नागरिकता इससे कहीं बड़ा है, तो उसके लिए जो है ना पूरा का पूरा एक क्या बना दिया गया, कानून बना दिया गया। ठीक है, तो जब कानून अलग से बनाया गया तो उसको दिया गया 1955 का कानून, है ना, नागरिकता के संबंध में 1955 का कानून। तो जब भी ऐसा होगा तो वो कहां से तैयार होगा, यहाँ से, ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिब्यूनल 14 का, याद रखिए, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, जितने भी कानून बन रहे हैं हमारे लिए, कमेटी बन रही है, वो 14 का के तहत बन रही है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है अधिकरण, अधिकरण या ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं 323 ए से, क्योंकि इसी का पार्ट है ना, संघराज क्षेत्र के अधीन आता है, तो उसी का एक पार्ट के तरीके से, उसी के साथ, जैसे मैंने बताया था 4 में और 4 का में क्या अंतर है, तो उसी प्रकार जो है संघराज क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसी का एक पार्ट बनाकर अधिकरण को तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल्स आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, ट्रिब्यूनल्स बस एक कानून है, याद रखिएगा, है ना, स्पेशली कानून जो किसी भी क्षेत्र में बनाए जा सकेंगे। इसके बाद से सरकार कई ट्रिब्यूनल्स बनाती है, याद रखिएगा, है ना, जैसे संघ जो जाति जनजाति है उनके ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, है ना, तो ये सारे कानून बनते हैं। 323 ए से जो है ये स्टार्ट होता है और 323 बी में खत्म हो जाता है। और इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा पहले से ही, है ना, 15 इलेक्शन, निर्वाचन या निर्वाचन आयोग। ठीक है, 324 से 329 ए तक। और मैं बोलूंगा कि कुछ मायने में आप इसको परमानेंट याद रखिएगा, यहां तक में ना आपको याद करने के लिए सिर्फ यही है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा, यानी 11 से अगर आप याद करना चाहिए तो 15 को याद कर लीजिए, है ना, 15, 17, 18, ये 3 याद कर लीजिए, बस आगे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मतलब आगे मैं जब भी 10 तक लेके भी चलूंगा तो आपको सिर्फ इसके बाद सिर्फ 15, 17 और 18 ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि उसकी आवश्यकता है ही नहीं आपको बाकी की। मतलब ये सारी चीजें डिपार्टमेंटल है और डिपार्टमेंटल के अंदर आपके अंदर नहीं आता इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग 16 के पास। अच्छा, तो आगे चलते हैं, भाग 16, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, है ना, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, जहां पर हमारे यहाँ जो है कोई विशेष वर्ग है जो स्पेशल समुदाय है, उन वर्गों के लिए जो है यहाँ पर कुछ लिखा गया है 330 से 342, क्या देखिएगा, 330 से 342। इसके बाद आता है भाग 17, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में व्यापम में, है ना, व्यापम नहीं रहा, दूसरा पार्ट याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई भी एग्जाम होगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा,
आपका 17, ठीक है। और ये है आपका राजभाषा के संदर्भ पर, ठीक है, 343 से 351, ठीक है, 343 से 351। और इसके बाद आता है भाग 18, जो आपको याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको बोलेंगे आपातकाल या इमरजेंसी, ठीक है। आपातकाल 18 में है, और याद रखिएगा आपातकाल उपबंध के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। और 352 से लेकर 360 तक जो है ये लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रकीर्णन 19। प्रकीर्णन जो है ना, ये जब मिसलेनियस टॉपिक होता है ना, जिसको हम लोग यहाँ शामिल नहीं कर सकते, बाद में कुछ बचा कुचा शामिल कर देते हैं, वो यही है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद में जो है ना, या आर्टिकल्स में या भाग में जो है, जहां पर हमने सब कुछ बनाते बनाते कभी कभी भूल जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल सब्जी बना रहे हैं, कभी हल्दी डालना भूल गए, तो याद रखिएगा ये भाग का हल्दी है ना, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं प्रकीर्णन या मिसलेनियस, ठीक है। अब इसको शामिल किया गया 361 से 367 में। बचा कुचा समझते हैं, मतलब भाग के अंतर्गत जो है ना, ये सब कुछ मिक्स्ड है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स डाले हुए हैं, ठीक है। यानी संघ के बारे में भी कुछ कुछ लिखा गया है, इसमें कुछ व्यापार के बारे में लिखा गया जहां बच गया था, जो कि आपके सब्जेक्ट्स में है ही नहीं, है ना। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं व्यापम या किसी पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रकीर्णन कभी नहीं आता है। लेकिन याद रखने के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप भाग 19 का प्रकीर्णन को याद रखें। और क्या याद रखेंगे इसमें, कि ये प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन को बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है कि जब आप कुछ टॉपिक को देख रहे हैं तो सभी एक पर्टिकुलर पार्ट में डाला हुआ है, जैसे राजभाषा यानी भाषा 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 डाला है, इसमें 22 भाषा के बारे में डिटेल लिखा गया है। लेकिन ये जो प्रकीर्णन है, इसमें सब कुछ डाला हुआ है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बच्चा कुछ सब डाल दिया गया इसमें, ठीक है। जो भी छूटा है, जो भी बचा है, वो सब प्रकीर्णन में याद रखिएगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं सर। चलिए, तो याद रख लीजिए कि याद करने के लिए मिक्स वेज है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब आता है अनुच्छेद 20, भाग 20, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है आपका संविधान संशोधन, है ना, अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन अमेंडमेंट या संविधान का संशोधन जो है, और एक अनुच्छेद है इसके अंतर्गत 368, ठीक है। भाग 21, इसे बोलते हैं अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। अस्थायी, है ना, याद रखिएगा टेम्परेरी कुछ नियम जब कानून बनाने होते हैं तो यहां लिखे जाते हैं उसको संशोधन के तहत। याद रखिएगा अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध, है ना। 3692 3692 392 तक, ठीक है। चलिए, लास्ट है आपका भाग 22, और याद रखिएगा भाग 22 के अंतर्गत है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, ठीक है। परिभाषाएं दी गई हैं, याद रखिएगा संक्षिप्त नाम लिखा गया किसी भी चीज को हम कैसे पढ़ा जाएगा इसमें, प्रारंभ हिंदी में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत उपबंध, ठीक है, या पाठ। तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और इसके अंदर आता है 93 से 95, और इस प्रकार से 22 है, याद रखिएगा। मेनली जब भी मैं आपसे पूछूंगा वो क्या पूछूंगा, याद रखिएगा, वो रहेगा 1 से लेकर 10 तक अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 15, उसके बाद 18, और उसके बाद याद रखिएगा 20, है ना। ये अगर आपने याद कर लिया है कि आपको भाग याद है, तो आपने पहले कदम पहले सीढ़ी चढ़ ली है, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। कल बात करेंगे अनुसूची के बारे में, और फिर मैं उसकी विशेषता बताऊंगा उसी दिन। कल हम अनुसूची और विशेषता, और कल मैं थोड़ा सा ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो याद रखिएगा, 1 से लेकर 10 तक प्रॉपर सीक्वेंस याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप कौन से याद रखेंगे, 15 याद करेंगे, ठीक है। 15 के बाद 17, 18, उसका 20 याद रखेंगे, है ना, एग्जैक्टली। तो इधर देखिएगा 15, 17, 18 और 20 याद रखिएगा, यही आपको एक्चुअल में याद रखना है। बाकी आप 11 तक जो है ना, ऐसा बस कॉमनली याद रखिएगा, और इसमें जब भी पूछेगा तो ये इसको पूछता है, संपत्ति का अधिकार वो कहाँ जोड़ा गया, किस भाग में जोड़ा गया, ऐसा बोल देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलें, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप बताइए, कोई क्वेश्चन है इसमें तो।